हेलो स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई में 2015 से 25 तक के बीच में जो भी सवाल सॉल्यूशन चैप्टर से पूछे गए हैं उसकी। अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, तो चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, प्रिपरेशन का तरीका यही है कि जो भी चैप्टर आप पढ़ते हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस आपके टेबल पे होना चाहिए। और अगर स्पेसिफिकली मैं बोर्ड की बात करूं तो 75% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो और समझते हो तो बहुत कम समय में आपके 6 से 7 नंबर बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आइए मिलकर के शुरुआत करते हैं और समझते हैं बहुत आसान तरीके से कि बोर्ड में सॉल्यूशन चैप्टर से क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और केमिस्ट्री केमिस्ट्री आपके लिए बेहद आसान होने वाली है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आपके बोर्ड के एग्जाम हो, बहुत कम समय में केमिस्ट्री आपके सॉल्व हो जाए और पूरे पूरे 100 आउट ऑफ 100 नंबर आप स्कोर करो। तो इसकी शुरुआत करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आइए सबसे पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो 2015 से 25 के बीच में सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? In case of association abnormal molar mass of solute will, in case of association abnormal molar mass of solute is, abnormal molar mass का मतलब है कि जहां भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो मोलर मास जो है वो जो एक्चुअल मास है उससे कम या ज्यादा आता है। अब इसमें कह रहा है कि एसोसिएशन हो रहा है और ये इस तरीके से क्वेश्चन है आपका। इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल, मतलब जो एबनॉर्मल मोलर मास आ रहा है वो पहले से कम होगा कि ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अगर एसोसिएशन हो रहा है, मान लो एसोसिएशन हो रहा है और एक एसोसिएशन हो रहा है कंपाउंड एसिटिक एसिड का, ये हमारा कंपाउंड है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड जो है ये पानी के अंदर ये क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड जो है, जब एसिटिक एसिड का एसोसिएशन होगा तो ये डाइमर बनता है। जिस भी सॉल्वेंट में इसका एसोसिएशन होगा तो ये डाइमर बनाएगा। डाइमर का मतलब है दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो CH3COOH दो मॉलिक्यूल मिल गए तो पहले अगर CH3COOH का 1 मोल का मास निकालो तो 60 और 2 मोल कितने हो जाएंगे? 120। तो जहां भी एसोसिएशन होगा तो जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है वो पहले से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा प्यारे बच्चों? ये होगा इंक्रीजेज। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत आसान सवाल बोर्ड में आते हैं, हमारे वीडियो देखते रहिए, आपके 6 नंबर इस चैप्टर से कहीं नहीं गए। आइए अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल अपना क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल कह रहा है वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH। KH हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? तो अगर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू देखें तो पहला ऑप्शन दिया है इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरा दिया है डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और चौथा ऑप्शन क्या है? रिमेन्स कांस्टेंट। तो वैल्यू वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH है। वैल्यू ऑफ KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो केएच की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सी ऑप्शन करेक्ट है कि हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के साथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 MCQ का, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। Solubility of gases in liquid decreases with rise in temperature because dissociation is an। जब किसी गैस को पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं तो उसकी सॉलिबिलिटी लिक्विड के अंदर डिक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ने से। बिकॉज, पहला ऑप्शन क्या है? बिकॉज
एंडोथर्मिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, दूसरा है एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल, तीसरा ऑप्शन क्या है एंडोथर्मिक एंड इरिवर्सिबल, और चौथा ऑप्शन है एक्सोथर्मिक एंड इरिवर्सिबल। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें होगा क्या, ध्यान से समझना। देखो, जब जैसे कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले लो, अगर कोल्ड ड्रिंक को अगर तुम फ्रिज में रखो तो आपको कम बबल्स दिखेंगे, मतलब गैस कम टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्युबल है, और उसी कोल्ड ड्रिंक को और फ्रिज से बाहर निकालो तो ज्यादा बबल्स दिखेंगे, क्योंकि फ्रिज से बाहर निकालते टेम्परेचर बढ़ गया तो उसकी सॉल्युबिलिटी, गैस की जो सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान से समझना, किसी भी गैस को अगर लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं और जो सॉल्यूशन बनता है उस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, और जब हीट रिलीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और जब हीट रिलीज होगी इधर से, अगर तुम और टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका तो क्या होगा कि सॉल्यूशन टूटने लगे, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर तुम हीट दोगे तो अगर बाहर से ये किसी कंटेनर में ये प्रोसेस हो रहा है और बाहर से तुम हीट सप्लाई कर रहे हो, तो हीट ये लेगा इस साइड से, और जैसे ही हीट लेगा इस साइड से तो सॉल्यूशन टूटने लगेगा गैस और लिक्विड में, गैस और लिक्विड अलग अलग होने लगेंगे। तो ये प्रोसेस कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल। तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, बी ऑप्शन हो गया। अच्छा क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। बेसिक एनसीईआरटी पढ़ो, समझो और हमारा वीडियो देखो, एक नंबर आधे नंबर नहीं कटेंगे। आओ चलो अगले सवाल पे चलते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, पहला है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा है सेम बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है सेम मेल्टिंग पॉइंट, और चौथा है सेम वेपर प्रेशर। कब आया था ये, 2022 में। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है दो सॉल्यूशन का तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगर दो सॉल्यूशन है, ये है सॉल्यूशन 1, ये है सॉल्यूशन 1, और यहाँ है सॉल्यूशन 2, ये है सॉल्यूशन 2, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और ये पाई 2 है। अगर पाई 1 पाई 2 के बराबर हुआ तो इसको आइसोटोनिक बोलते हैं। पाई 1 पाई 2 के बराबर ग्रेटर देन हुआ तो इसको हाइपरटोनिक बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और पाई 1 लेस देन पाई 2 हुआ तो इसको हाइपोटोनिक बोलेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बराबर है तो कौन सा ऑप्शन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आइसोटोनिक, मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो 2025 से 2022 तक आ चुके हैं एमसीक्यू में। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, वाटर रिटेंशन और पफिनेस ड्यू टू हाई सॉल्ट इनटेक अकर्स ड्यू टू। देखो क्या होगा, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, डिफ्यूजन, वेपर प्रेशर, डिफरेंस ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो क्या है, वाटर रिटेंशन और पफिनेस ड्यू टू सॉल्ट इनटेक। अगर कोई सॉल्ट ले लेता है तो सॉल्ट में, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई सॉल्ट ले लेता है तो सॉल्ट सॉल्यूशन अगर है किसी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी के अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। सॉल्ट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान से समझना, जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस वो होता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल का लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो करना, यही क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता। क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। तो जो ये वाटर रिटेंशन और पफिनेस जो है,
मतलब कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी के अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वहां पे बाहर से अगर आप कोई भी सॉल्यूशन डालोगे तो इस सॉल्यूशन से ये पानी अंदर खींचेगा, और पानी अंदर खींचेगा तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इधर लो कॉन्सेंट्रेशन और इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन, और पानी का लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाना, ये क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। अगर मान लो तुम नमक ज्यादा खा लो तो तुम्हें प्यास ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर अगर सॉल्ट इंटेक ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा इंटेक मतलब सॉल्ट ले लिया, तो कोई भी सॉल्यूशन आप खाओगे पियोगे, आपके कांटेक्ट में आएगा तो बॉडी उस सॉल्यूशन से पानी खींचना चाहेगा। तो जो सॉल्यूशन आप ले रहे हो या पानी ले रहे हो उसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, और सॉल्ट का सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और लो से हाई सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो करना, यही ऑस्मोसिस है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलते मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर है अपना 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखो, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज 0.2 मोलालिटी दिया है, केएफ की वैल्यू दी है और फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तो डेल्टा टीएफ क्या होता है? केएफ इनटू मोलालिटी। पहले ऑप्शन देख लो, क्या ऑप्शन दिया है? ये आपके 4 डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर सॉल्व करें हम तो देखो, जो डेल्टा टीएफ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या होता है? केएफ इनटू मोलालिटी। अच्छा, केएफ क्वेश्चन में दिया है 1.86, मोलालिटी है 0.2, तो डेल्टा टीएफ क्या आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों? 186 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, 8 2 जा 16 और 1 17 और 372 आ गया। आपने 2 डेसिमल और 3 डेसिमल किया था, यहाँ पे क्या लिख दो? 3 डेसिमल इधर ले आओ तो ये 0.372 ये आ चुका है तुम्हारा डेल्टा टीएफ। अब डेल्टा टीएफ क्या होता है प्यारे बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो, डेल्टा टीएफ है 0.372, सॉल्वेंट होता है 0, माइनस टीएफ सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का ही फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो टीएफ ऑफ सॉल्यूशन ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 0 माइनस 0.372 मीन्स माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में डेल्टा टीएफ दोनों यूनिट में सेम है, क्योंकि ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में लो, केल्विन में लो, बात एक ही है। कौन सा आंसर हो गया? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन था कौन से ईयर का? 2020, 2020। बहुत भयानक साल, कोरोना का 20 और 21 बच्चों को मोबाइल की लत लगाने वाला साल है। और बच्चों, ऑनलाइन वीडियो बस हेल्प के लिए देखो, पढ़ो तो बुक से, पढ़ाई बुक से ही होती है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 और कह रहा है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.5 K2SO4 इज डैश देन 0.5 m यूरिया सॉल्यूशन। और ये 4 ऑप्शन आपके पास है। बहुत लल्लू सा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत लल्लू सा क्वेश्चन। देखो कौन सा क्वेश्चन है? लल्लू सा क्वेश्चन। और क्या कह रहा है देखो, अगर हम देखें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, डेल्टा टीबी क्या होता है? I इंटू के बी इंटू एम। ठीक, जहां एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है, यहाँ पे K2SO4 में डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन अगर क्या है? कंप्लीट है, नहीं लिखा है कुछ तो कंप्लीट ही होगा। आई एन के बराबर होता है, एन है नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल। और कितने पार्टिकल बन रहे हैं बच्चों? देखो, K2SO4 अगर डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा 2K प्लस और SO4 2 माइनस,
तो एक पार्टिकल ये हो गया और 2 पार्टिकल ये हो गया। टोटल n की वैल्यू और i की वैल्यू, क्योंकि जो n है वही i है, ये 3 आ गई। और यूरिया में i क्या होता है? यूरिया या जो भी पार्टिकल डिसोसिएट नहीं हो, यूरिया का फॉर्मूला NH2 होल ट्वाइस CO, ये डिसोसिएट नहीं होगा। तो यहाँ I 1 है और डेल्टा टी भी क्या आएगा? KB इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी या मोलैरिटी दोनों सेम है यहाँ पे, तो यहाँ KB इंटू 0.5 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 इंटू KB इंटू 0.5। तो ज्यादा किस में आ रहा है? ज्यादा किस में आ रहा है? K2SO4 में। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.5 m K2SO4, ये 0.5 m होगा प्यारे बच्चों, ये नहीं दिया है, तो ये मोर देन होगा। क्या होगा? मोर देन। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन करेक्ट है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। देखो, हर एग्जाम का अपना एक क्राइटेरिया होता है। बोर्ड में 95, 97, 98, 99% लाओगे, 100% लाओगे, कॉन्फिडेंस देगा कि अगर मैं अपने क्लास में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में नहीं कर सकता हूं तो कोई नहीं कर सकता। और ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, हर नंबर आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए मेहनत सन्नाटे में करो, सफलता जिस दिन आएगी लोग तो पहचानेंगे। लोगों का काम ही है आपको डिस्करेज करना, उससे फाइट करना, लहरों से लड़ना, यही हमारा काम है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखो, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया फ्रीजेज एट -0.186 डिग्री सेल्सियस, केफ दिया है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। अब आगे कहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया सॉल्यूशन विल बी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट निकालना है आपको, और केफ दिया है और डेल्टा टीएफ दिया है। तो डेल्टा टीएफ के हेल्प से हम क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? मोलैलिटी, और यही मोलैलिटी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ये अपना ऑप्शन है। और आओ सवाल पे चलते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं, जो बहुत ही लल्लू सा सवाल है। लल्लू सवाल को सॉल्व करने का आनंद ही कुछ और है। तो देखो क्या दिया है, डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा? देखो, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है -0.186, तो डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस 0.186। केएफ की वैल्यू क्या है बच्चों? केएफ की वैल्यू है 1.86। तो डेल्टा टीएफ क्या होता है? ये होता है केएफ इंटू मोलैलिटी। अब देखो, डेल्टा टीएफ तुम्हारा कितना है प्यारे बच्चों? डेल्टा टीएफ दिया है, डेल्टा टीएफ दिया है 0.186, और केएफ कितना है? ये 1.86 है, और इनटू एम। तो एम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.86, 186 अपॉन 1.86, ये 0.1 आ गया। अब ये मोलैलिटी आ चुका है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा है इस क्वेश्चन में। केबी मिसप्रिंटिंग है, केबी क्वेश्चन में दिया होता है, पानी के लिए 0.512 होता है। अब हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे डेल्टा टीबी अगर हमें निकालना हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या होगा? केबी इंटू मोलैलिटी। अच्छा, केबी कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 0.512, और मोलैलिटी कितना है? 0.1, तो कितना आ गया? 0.0512। अब अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें निकालना है प्यारे बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, देखो डेल्टा टीबी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो, डेल्टा टीबी है 0.0512, और ऑप्शन सब केल्विन में दे रखा है, तो व्हाट यहाँ पे देखो, टीबी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ये निकालना है, और सॉल्वेंट का कितना है? 373, और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन। तो टीबी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 373 प्लस में हो गया और 0.0512, तो यह आ गया 373.0512 केल्विन। दिस इज द
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर आप मिस्टेक करेंगे हल्का भी तो आंसर गलत आएगा। कौन सा ऑप्शन प्यारे बच्चों? फोर्थ ऑप्शन। समझ में आ रहा होगा। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9th। freezing point depression of 0.4 m NaCl solution is nearly dash times of 0.1 m 0.4 m ग्लूकोज सॉल्यूशन। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 1। तो देखते हैं क्या आंसर होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट अगर देखें तो डेल्टा टीएफ क्या होता है? आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। अब यहाँ पे एक ग्लूकोज है, एक NaCl है। NaCl के लिए सॉल्ट है तो डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन होता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया है तो I जो है N के बराबर होगा, क्योंकि हम कंप्लीट डिसोसिएशन मान लेते हैं। N है नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल। NaCl में कितने पार्टिकल बनेंगे? एक पार्टिकल बनेगा Na प्लस और दूसरा Cl माइनस। तो N की वैल्यू आ गई 2 और इसलिए I भी आ गई 2। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है तो अल्फा 1 है, I N के बराबर होगा। और यहाँ पे डेल्टा टीएफ आ जाएगा 2 इंटू के एफ इंटू एन। और क्योंकि ग्लूकोज जो है उसका डिसोसिएशन नहीं होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो टूटेगा नहीं। तो ग्लूकोज के केस में मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा टीएफ क्या होगा? आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो सिंपली के एफ इंटू एम। तो NaCl में जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है? 2 टाइम्स ऑफ ग्लूकोज सेम कॉन्सेंट्रेशन के साथ। कौन सा ऑप्शन हो गया मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। आसान क्वेश्चन पूछते हैं यार, बोर्ड में टॉप करना बहुत आसान है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 10 है और ये 2016 और 2023 2016 एंड 2023 में पूछा गया सवाल है। क्या सवाल है मेरे प्यारे बच्चों? अ कंपाउंड ऑफ CaCl2.6H2O, अ कंपाउंड ऑफ CaCl2.6H2O अंडरगोज 2 बार लिखा, अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर। द वंट ऑफ फैक्टर इज, यहाँ पे 2 बार अंडरगोज कंप्लीट लिखा है, इसको आप सही कर लेना। मतलब कोई सॉल्यूशन है जिसका CaCl2.6H2O कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा? कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। बिना सॉल्व के आंसर, कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब आई एन के बराबर, वेंट ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर। H2O तो कोई पार्टिकल बनाएगा नहीं, CaCl2 बनाएगा, एक Ca2 प्लस और 2 Cl माइनस, 3 पार्टिकल टोटल बन रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपके ऑप्शन है और देखो क्या है, बेहद आसान है। देखो CaCl2 जब ये टूटेगा तो Ca2 प्लस और 2Cl माइनस। किसी भी बच्चे को अगर ये लगता हो कि कोई कंपाउंड टूटता है तो चार्ज कैसे दिखाते हैं, देखो AXBY, ये जब अलग होगा मेरे प्यारे बच्चे तो देखो क्या होगा, X यहाँ पे आएगा और Y A के चार्ज में जाएगा, प्लस Y B के कोफिशिएंट में आएगा और X B के चार्ज में जाएगा, कुछ ऐसा बनता है। तो सिमिलरली CaCl2 जब बनेगा तो Ca2 प्लस एक आयन और 2Cl माइनस दूसरा आयन, तो टोटल N की वैल्यू 3, I की वैल्यू भी क्या होगी? 3 होगी। तो इसमें वेंट ऑफ फैक्टर क्या आ गई? 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बोलो? सी ऑप्शन। आओ अब अगले सवाल पे चलते हैं। देखो बोर्ड में टॉप करना बच्चों का खेल, NCERT समझना थोड़ा सा दिमाग लगेगा, अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, किसी शॉर्टकट बाबा के चक्कर में मत पड़ना। केमिस्ट्री मैं सिखाऊंगा। चलो आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये आपका MCQ वाला सेक्शन खत्म हुआ, अब आते हैं न्यूमेरिकल जो 2 या 3 मार्क्स में आते हैं। तो न्यूमेरिकल जो पूछे गए हैं इस चैप्टर से 2015 से 2025 तक एक एक करके समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज
मोलर मास 180 इन वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.2 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100.2 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन। मोलर कांस्टेंट केएफ एंड केबी दिया है आपको। तो इसमें प्यारे बच्चों क्या है कि एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का और उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है। अब इसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो एक से मोलालिटी निकाल के दूसरे में रख देना है। आओ देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट दिया है। अब केएफ केबी भी दिया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर हम जानते हैं 373.15 होता है और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 273.1 केल्विन। तो ये सब गिवन डेटा है। अब आगे सॉल्व करते मेरे प्यारे बच्चों। देखो डेल्टा टीएफ डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी का फॉर्मूला लगाए तो डेल्टा टीवी है 0.20। कैसे पता चला? 100.2 डिग्री सॉल्यूशन का है और 100 डिग्री सेल्सियस किसका होता है? पानी का। तो माइनस करोगे 0.20। केबी की वैल्यू है 0.512 और इनटू मोलालिटी। तो मोलालिटी हो जाएगा 0.20 अपॉन 0.512। ये आ जाएगा 0.390। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलालिटी। अब इसी मोलालिटी से हमें क्या करना है? बस डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू मोलालिटी कर देना है। डेल्टा टीएफ नहीं पता है, ये 1.6 है, ये 0.390 है। ये सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। तो आओ समझते हैं कि क्या क्या है इसमें। सबसे पहले 1.86 इंटू 0.390 डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू मोलालिटी कितना आ गया? 0.725। अब देखो यहाँ पे डेल्टा टीएफ क्या होता है? ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट यहाँ पे पानी है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 273.15। तो डेल्टा एफ होता है, डेल्टा टीएफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो सॉल्यूशन को इधर ले आओ और ये सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टीएफ। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा प्यारे बच्चों? 273.15 और डेल्टा टीएफ कितना आ गया है? 0.725। इसको करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 272.425। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। सिंपली हमें बॉइलिंग पॉइंट दिया था सॉल्यूशन का, उससे डेल्टा टीबी निकाले और डेल्टा टीबी की हेल्प से डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी से मोलालिटी निकाला और उस मोलालिटी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूले में पुट किया। डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू मोलालिटी, इससे डेल्टा टीएफ आ गया और जो डेल्टा टीएफ आ गया उसको पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से माइनस किया तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2। ये 2024, पिछला वाला क्वेश्चन 2025 का था, अब 2024 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट A2B3 इज 60% आयनाइज, 60% डिसोसिएशन हो रहा है। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। केबी की वैल्यू दिया है, एक ही फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू मोलालिटी। डेल्टा टीबी क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो डेल्टा टीबी होता है आई इंटू केबी इंटू मोलालिटी। अब सबसे पहले तो आई निकालना है। अगर डिसोसिएशन हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखो डिसोसिएशन हो रहा है तो आई क्या होगा? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल। जरा सोचो A2B3 है, अगर ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा? A2B3 अगर डिसोसिएट होगा तो 2A3 प्लस 3B2 माइनस, टोटल पार्टिकल 2A प्लस 3 और 3B2 माइनस, तो टोटल 5 पार्टिकल हो गए। और अगर 5 पार्टिकल हो गए तो आई हमारे पास होगा और अल्फा की वैल्यू क्या है? ध्यान से सुनना पहले, 1 माइनस अल्फा प्लस 5 अल्फा, तो यहाँ से आई क्या आ गया? 1 प्लस 4 अल्फा। यही वैल्यू यहाँ पे रखी गई है, आई की वैल्यू 1 प्लस 4 अल्फा। केबी की वैल्यू 0.52, मोलालिटी 1 दे रखा है क्वेश्चन में, देखो
अब यहाँ से अल्फा यहाँ रख दो, अल्फा की वैल्यू कितनी है 60% का मतलब 60/100 मतलब 0.6, तो 0.6 रख दो अल्फा की वैल्यू, 1 + 4 अल्फा करोगे तो ये 3.4 आ जाएगा। और यहाँ से ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा आपका डेल्टा टीबी इक्वल टू आ जाएगा 1.78, क्या आ जाएगा 1.78। अब ये टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। तो जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है 373, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 3, ये मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको आप हटा दो, ये 373.15, डेल्टा टीबी हो जाएगा 1.6768 प्लस 373.15, तो ये कितना आ जाएगा 374.918, राउंड ऑफ करके इसको 375 केल्विन लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 375 केल्विन। समझ में आ रहा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस वीडियो को देखने के बाद एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरेटिकल और एक एमसीक्यू पक्के हैं, मतलब 6 नंबर बोर्ड में कहीं नहीं गया है। बने रहो लास्ट तक। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हेन 19.5 ग्राम ऑफ FCH2COOH, एक कंपाउंड दिया है फ्लोरोएसिटिक एसिड जिसका मोलर मास है 78, इट डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम पानी में मिक्स हो रहा है। The depression in freezing point observed to be 1 degree Celsius. Calculate the degree of dissociation. KF दिया है आपको, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा TF ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है 1 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम यहां से समझे मेरे प्यारे बच्चों, तो डेल्टा TF जो है वो हमारा होता है KF इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू W। अब ध्यान से सुनो, डेल्टा TF ऑब्जर्व है 1, KF है 1.86 और इंटू WB जो हमारा है मास ऑफ सॉल्यूट ये है 19.5 और इंटू 1000 मोलर मास ऑब्जर्व हमें नहीं पता है, ये जो मोलर मास है ये थ्योरेटिकल है, यहाँ पे हम डेल्टा TF ऑब्जर्व रख रहे हैं। तो ऑब्जर्व अगर देखें मोलर मास तो नहीं पता है और ये 500 है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, और MB अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये 1.86 इंटू 19.5 इंटू 2 और अपॉन 1, ये आ जाएगा 72.54 ग्राम पर मोल। अब तुम्हें निकालना है आई होता है थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ मोलर मास। थ्योरेटिकल वैल्यू जो है ये मोलर मास का 78 है, ऑब्जर्व कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जर्व वैल्यू क्या है यहाँ पे 72.54, ये आ रहा है 1.0753। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से जो है आई आ चुका है, आई का फॉर्मूला क्या होता है डिसोसिएशन के लिए, देखो ये कैसे डिसोसिएट होगा, जो FCH2COOH है पानी के अंदर अगर इसको ले जाओगे तो FCH2COO माइनस और H+, कितने पार्टिकल बन रहे हैं बोलो, 2 पार्टिकल। तो आई की वैल्यू होगी 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, आई है तुम्हारा 1.075, 1 माइनस, और ध्यान से सुनो यहाँ अल्फा निकालना है, 1 माइनस अल्फा और n की वैल्यू है 2, तो 2 अल्फा
तो 1.075 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा 1.075 माइनस 1। तो अल्फा क्या आ गया, अल्फा आ गया मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा आ गया 0.075 और यहाँ 3 भी था एक, यहाँ से 3 हट गया, 0753 यहाँ पे था, यहाँ पे मैं 3 लिखते रहा हूँ, यहाँ 3 है, तो क्या आ गया, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.53%। क्या आंसर है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आएगा, 7.53%। इसका आंसर कितना है, अल्फा इक्वल टू 7.53% या 0.0753, यही आंसर है। तो समझ में आ रहा होगा, आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ बेंजोइक एसिड M इक्वल टू, मोलर मास दिया है बेंजोइक एसिड का 122 ग्राम पर मोल, is associated into a dimer when dissolved in benzene and the osmotic pressure of solution is 6.1 gram of benzoic acid and 100 ml of benzene is 6.5 atm at 27 degree Celsius. Then what is the percentage of association? देखो मोलर मास बेंजोइक एसिड का दिया है, अब कह रहा है 6.1 ग्राम बेंजोइक एसिड 100 ml बेंजीन में डिसॉल्व किया जा रहा है, तो यहां से तो पाई इक्वल टू ICRT लगा दो, आई निकाल लो, और एसोसिएशन के लिए आई होता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, यहाँ से अल्फा आ जाएगा। आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, अंडरस्टैंड द गिवन डेटा। मोलर मास कितना दिया है, 122 ग्राम पर मोल। मास ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूट 6.1 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड 100 ml, जिसको लीटर में बदलेंगे 0.1 लीटर। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया 6.5, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदल लिया 300। आइडियल गैस कांस्टेंट जो R है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इतनी वैल्यू गिवन है। अब देखो क्या है, फॉर्मूला क्या लगेगा, स्टेप 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन बेंजोइक एसिड यूजिंग द फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। मास 6.1 है, मोलर मास 122 है, मोल आ गया 0.05। अब स्टेप 3, use these osmotic pressure formula, pi equal to ICRT। I वेंट ऑफ फैक्टर है, C कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, इनकी वैल्यू पहले ही हम लोग लिख चुके हैं। अब देखो क्या है, स्टेप 4, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन C। कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, C इक्वल टू नंबर ऑफ मोलैरिटी, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल कितना निकला है प्यारे बच्चों, 0.05 पहले ही निकाल चुके हैं। वॉल्यूम कितना है, 0.1 लीटर। 0.05 अपॉन 0.1 क्या जाएगा, 0.5 मोल पर लीटर। अब रीअरेंज कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, देखो आई क्या है, यहाँ पे पाई इक्वल टू ICRT है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैं इसको समझा देता हूँ कि क्या है। देखो देखो यहाँ पे क्या है कि जो पाई है हमारा, ध्यान से समझना, पाई पाई ये होता है ICRT, तो आई क्या होगा, पाई अपॉन CRT, ये होना चाहिए। यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ अपॉन होना चाहिए, मतलब आई इक्वल टू पाई अपॉन CRT। और यहाँ से तुम्हारा पाई दिया है 6.5, C कॉन्सेंट्रेशन 0.5 आ गया है, R दिया है, टेम्परेचर दिया है, इन सब की वैल्यू रखोगे तो 0.528 आ गया। अब इसमें 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, आई की वैल्यू आ चुकी है 0.528। आगे सॉल्व करते हैं, देखो आई की वैल्यू आ चुकी है तो परसेंटेज एसोसिएशन कितना होगा, देखो आई की वैल्यू आ चुकी है तो आई क्या है, आई है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। आई 0.528 आ चुका है, 0.528 और 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 एसोसिएशन हो रहा है बेंजीन में, और बेंजोइक एसिड बेंजीन में डाइमर बनाता है। अगर क्वेश्चन में दिया हो तब भी, नहीं दिया हो तब भी एन की वैल्यू 2 लेनी है। और यहाँ पे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, यहाँ से सॉल्व कर लो, यहाँ से आ गया 1 माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 यहाँ ले आओ, 1 माइनस 0.528, इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस
528, तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 8 माइनस करो 2, 9 से 2 7, 9 से 5 4, 0.472। अल्फा बाई 2 आ गया 0.472, तो अल्फा आ जाएगा 0.472 इंटू 2, मतलब अल्फा आ रहा है तुम्हारा 0.944, ये आ रहा है। इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है, 94.4%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 94.4%। समझ में आ रहा होगा आपको। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, ये 2021 का सवाल। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज डिक्रीजेज बाय 2.12 केल्विन व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम बेंजीन। If benzoic acid form a dimer in benzene, calculate the Van't Hoff factor and the percentage association। बिल्कुल पिछले सवाल से मिलता जुलता सवाल है। कह रहा है कि 2.5 ग्राम बेंजोइक एसिड 25 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया और फ्रीजिंग पॉइंट लोअर डेल्टा टीएफ 2.12 है, तो इससे डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू मोलैलिटी से आई निकाल लेंगे और आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन करके अल्फा निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू मोलैलिटी। आई केएफ 5.12 क्वेश्चन में दिया, मोलैलिटी होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट 2.5 दिया है इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। यही फॉर्मूला मोलैलिटी का होता है। यहां से सॉल्व करेंगे, आई की वैल्यू आ जाएगी 0.505। अब एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। तो यहां से जो आ रहा है इसको समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ से क्या आ रहा है, एक एक चीज समझते हैं। देखो आई है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, डाइमर बन रहा है, क्या बन रहा है, डाइमर। तो एन की वैल्यू क्या है, 2, तो आई हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, यहाँ से आई आ गया 1 माइनस अल्फा बाई 2, जो कि यहाँ लिखा है आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। अब यहाँ से जो आई की वैल्यू है अपना क्या है, 0.505 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 को इधर लाओ 1 माइनस 0.505। अब यहाँ से बच्चों सॉल्व करोगे तो जो अल्फा है, अल्फा बाई 2 है, माइनस करके कितना आएगा, देखो 1.000 और 0.505, 10 से 5 माइनस करो 5, यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे 9 में से 5 4, तो 0.495 आ गया और अल्फा क्या हो जाएगा 0.495 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.99, 0.99 मतलब 99%। अल्फा आ गया 0.99, मतलब एसोसिएशन कितना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन 99%। जितना वैल्यू आए पॉइंट में उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यही परसेंटेज है, परसेंटेज एसोसिएशन है। तो समझ आ रही बात, समझ में आ रहा होगा। देखो 3 मार्क्स का सवाल है, कैसे बताया आपको, कितना समय लगा, कुछ नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो, फॉर्मूला पता हो, वैल्यू पुट करो, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम KCl ऑफ मोलर मास 74.5 ग्राम। सॉल्यूट का मास 0.5 ग्राम दे रखा है, KCl का मोलर मास भी दिया है 74.5 और ये 100 ग्राम पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी दिया है 92%। पूछा क्या है आपसे, इसमें पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, ये फॉर्मूला लगाएंगे और आओ इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिसोसिएशन हो रहा है तो फॉर्मूले में क्या वैल्यू रखेंगे, I इंटू KF इंटू मोलैलिटी, मतलब I भी आएगा और K प्लस और Cl माइनस 2 आयन बन रहे हैं तो N की वैल्यू 2 है, तो I क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा होता है, N की जगह 2 रखो तो I आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। अब आओ आगे देखते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है,
डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। आई क्या आ चुका है 1 प्लस एल्फा, एल्फा की वैल्यू है 92%, मतलब 92/100 मतलब 0.92 इंटू के एफ 1.86 और मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी 0.5 इंटू 1000 अपॉन एम बी 74.5 मोलर मास दे रखा है क्वेश्चन में, और इंटू 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट डब्ल्यू ए दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, डेल्टा टी एफ आ जाएगा 0.24 और फिर डेल्टा टी एफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट यहाँ पे क्योंकि पानी है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, पानी है वाटर, और वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 माइनस 0.24 करेंगे, यहाँ पे 0 माइनस 0.24 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये 0 है तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0.24, 0 माइनस 0.24 तो माइनस 0.24 डिग्री सेल्सियस। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ में। 3 मार्क्स का सवाल है, देखो कब 2020 में पूछा गया था 3 मार्क्स में, तो कोई सवाल में दम नहीं है। आप देख रहे हो केमिस्ट्री हमसे पढ़ते रहो, बोर्ड में 100 नंबर की 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी है, मतलब जो थ्योरेटिकल 70 में 70 है वो तो आएगा ही। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, 2019 में पूछा गया, ये भी 3 मार्क्स में। जनरली जो न्यूमेरिकल है वो 3 नंबर में ही आते हैं, 3 मार्क्स में ही आते हैं। एट 300 केल्विन 30 ग्राम 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन, मतलब 30 ग्राम ग्लूकोज है 1 लीटर सॉल्यूशन में है, और ऑस्मोटिक प्रेशर है 4.98 बार। The osmotic pressure of glucose solution is 1.52 bar at the same temperature. What would be its concentration? तो पहले में क्या दिया है प्यारे बच्चों, जो 30 ग्राम ग्लूकोज है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार है। अब कह रहा है कि जब ये प्रेशर 1.52 बार हो जाए तो क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा। टेम्परेचर वही है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। आओ वन बाय वन समझते हैं। टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर 1.52 बार। सेकंड केस के लिए आर की वैल्यू ये है तो पाई इक्वल टू सी आर टी लगा दिया, और पाई इक्वल टू सी आर टी लगा दिया तो सी हो गया पाई अपॉन आर टी। पहले वाले वैल्यू का अभी कोई यूज नहीं है। 1.52 पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू 0.083 और टेम्परेचर 300 केल्विन। ये सॉल्व किया प्यारे बच्चों तो कितना आ गया 0.061 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लिख लेना मोल पर लीटर। क्या आ गया, मोल पर लीटर। तो देखो यहाँ पे आ गया मोल पर लीटर, ये आ गया मोल पर लीटर। तो सिंस द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया वो 0.06। अब देखो ये क्वेश्चन में ये वाला जो पार्ट दिया ना इसका कोई मतलब नहीं है, बेवजह बच्चे सोचेंगे क्वेश्चन में मतलब नहीं तो दिया क्यों है, ये कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिसमें कंफ्यूज करने के लिए 2-4 डेटा एक्स्ट्रा लो, आप देखो पढ़ो क्या है, कुछ ना कुछ लगाओ गलत करो, ये उनका दिमाग होता है। केवल लास्ट वाले पार्ट से ही सही आंसर आ जा रहा है। फॉर्मूला सिंपल है, पाई इक्वल टू सी आर टी, ग्लूकोज है तो डिसोसिएशन होगा नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है आई लगेगा नहीं। पाई इक्वल टू सी आर टी लगाया, सी हो गया पाई बाई आर टी, पाई की वैल्यू रखा, आर की वैल्यू रखा, टेम्परेचर सॉल्व किया, कॉन्सेंट्रेशन आ गया मोल पर लीटर में। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा इसमें। सवाल क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये सॉल्यूट WB हो गया, 200 ग्राम ऑफ वाटर WA, मास ऑफ सॉल्वेंट। एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब अल्फा 1 है, अल्फा 1 तो IN के बराबर, मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr2, Mg और 2Br मतलब 3 पार्टिकल हो गए, I की वैल्यू 3 आ गई, और यहाँ से वैल्यू पुट करके आंसर सॉल्व करेंगे। आओ चलो देखते हैं। MgBr2 3 पार्टिकल, 2A 2 Br माइनस 1 Mg+2 3 पार्टिकल, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, IN के बराबर, I 3 आ गया। WB मास ऑफ सॉलिड 10.5 ग्राम, WA मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम। आगे देखते हैं, देखो KF 1.86 क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे KF इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंटिंग है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। देखो मिसप्रिंटिंग क्या है, समझना मिसप्रिंटिंग क्या है। देखो थोड़ा सा ये हमारे टाइपिंग वाले भैया की गलती रहती है, मैं बता देता हूं आपको। डेल्टा TF क्या होता है, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB
इंटू डब्ल्यू ए, यही होती है बोलो। अब डेल्टा टी एफ तुम्हें निकालना है। के एफ 1.86 है, ये 10.5 है, ये 1000 है, और एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये 184 है, और डब्ल्यू ए जो है 200 है। इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद जो डेल्टा टी एफ है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 0.15। कितना आ रहा है, 0.15। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालना है तो ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और माइनस डेल्टा टी एफ। सॉल्वेंट मतलब पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15। डेल्टा टी आया है 0.15, तो कितना आ गया 273 केल्विन। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये आंसर है बेटा, दिस इज योर आंसर। हम टाइपिंग करा के इसलिए रखते हैं कि कम समय लगे और ज्यादा से ज्यादा आपका समय बचे, और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, सारे क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और समय भी बचे, इसलिए पहले से टाइप रखते हैं। तो कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसका आंसर 273 केल्विन है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर है 9, और ये है 2017, ये 2 मार्क्स का सवाल है। A 10% solution by mass of sucrose has freezing point 269.15। 10 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है, ऐसा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है 269.15 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर। अब 10% ग्लूकोज इन वाटर मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्यूशन में दूसरा सॉल्यूशन है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 273.15 है। तो इसका जो है हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो पहले सॉल्यूशन से हम जो है केएफ निकाल सकते हैं। केएफ क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो जो पहला सॉल्यूशन है सुक्रोज से केएफ निकालने के लिए ही दिया गया है, बाकी उसका और ज्यादा कुछ काम नहीं है। देखो 10% सॉल्यूशन सुक्रोज है, डब्ल्यू भी 10 ग्राम, मोलर मास 342 है, और सॉल्यूशन का मास जो है तुम्हारा 100 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम आ गया। अब डेल्टा टी एफ इक्वल टू केएफ इंटू मोलालिटी निकाला, और यहाँ से जो है हमारा सारे वैल्यू फॉर्मूले में रखे, और फॉर्मूले में रखने के बाद देखो डेल्टा टी एफ क्या है, केएफ इंटू मोलालिटी। मोलालिटी होता है मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे जो है एक चीज समझना तुम, यहाँ पे एक मिस्टेक है बच्चों, और वो मिस्टेक क्या है, फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में है। यहाँ पे फॉर्मूला तुम याद रखना मोलालिटी का कि मास ऑफ सॉल्यूट, बस ये ध्यान में रखना, सॉल्यूट का मास जिसको हम डब्ल्यू बी लिखते हैं, यहाँ डब्ल्यू2 लिखा है, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जिसको शायद इन्होंने M2 लिखा है, और इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, जनरली डब्ल्यू ए से लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, किसी किसी बुक में W1 से लिखते हैं, और ऊपर 1000 होता है। तो ये फॉर्मूला लगाया, और ये फॉर्मूला लगाने के बाद जो है ये डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखी है बच्चों। ये किसकी वैल्यू दे रखी है, डेल्टा टीएफ सॉल्यूशन का। देखो ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्वेश्चन में ही दे रखा है, देखो यहाँ पे, और ये माइनस किया गया, और केफ, और ये जो फॉर्मूला मोलालिटी का है उसमें सब वैल्यू पुट की गई। तो यहाँ से क्या आया 12.3 केल्विन केजी में मोल इनवर्स, ये केफ आ गया। अब केफ ये सॉल्वेंट के लिए फिक्स रहेगा, चाहे उसमें ग्लूकोज मिलाओ या सुक्रोज मिलाओ। पहले केस में जो पहला डेटा था उससे हमने केफ निकाल लिया 12.5 12.3। अब 12.3 है, तो यहाँ पे डेल्टा टीएफ हमारा दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, केफ इंटू मोलालिटी। अब अगर हम देखें केफ इंटू मोलालिटी रखेंगे बच्चों, तो क्या आएगा, ध्यान से सुनो। यहाँ पे जो हमारा डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ ये ग्लूकोज के लिए निकाल रहे हैं, तो केएफ कितना हो गया 12.3। मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है दूसरे में 10%, इसमें भी दिया है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया इंटू 1000। सॉल्वेंट का मास इसमें भी 90 आएगा, क्योंकि 10 ग्राम 100 ग्राम में है, तो 10 माइनस 100 माइनस 10 90 होगा, और इंटू मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 180 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बाकी इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया तुम्हारा 1230
1230 अपॉन 18 इंटू 9। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी आएगी? देखो ये डेल्टा टीएफ की वैल्यू आएगी 7.6। कितनी आएगी? 7.6। मतलब जो अपने पास वैल्यू आया था ना 1230 बाई 9 इंटू 18, इसको करेंगे तो ये आएगा 7.6 और ये आ गया डेल्टा टीएफ। अब डेल्टा टीएफ क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए, मतलब यहाँ सॉल्वेंट माइनस ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, सॉल्वेंट का 273.1 होता है, तो इसको टीएस हो जाएगा 273.15 माइनस 7.6। तो जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ गया प्यारे बच्चों? 265.5 केल्विन। ये आ गया सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो समझ में आ रहा है? पहले से हमने केएफ निकाला। अब केएफ इसमें ना पहले से अगर कोई याद है तो वो मत रखना, जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया है उससे केएफ निकाल करके दूसरे में पुट करना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 4 ग्राम ऑफ MgSO4। MgSO4 का मोलर मास दिया है 120 ग्राम पर मोल, डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, एज्यूमिंग MgSO4 अंडरगोज कंप्लीट आयनाइजेशन। Kb दिया है, तो डेल्टा Tb इक्वल टू I इंटू Kb इंटू मोलालिटी लगेगा। I होता है डिसोसिएशन हो रहा है तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अल्फा 1 है, कंप्लीट डिसोसिएशन लिखा है, तो अल्फा 1 जहां भी होता है I n के बराबर होता है। तो MgSO4 में दो पार्टिकल, एक Mg2 प्लस एक SO4 2 माइनस, I n के बराबर है, I की वैल्यू 2 हो गई। सारे वैल्यू पुट करो, डेल्टा Tb आ जाएगा और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें एलिवेशन ऐड कर दो, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। कहोगे सर प्रवचन दे रहे हो? नहीं, अब देखो एक एक पॉइंट समझाते हैं। डेल्टा Tb क्या होता है? I इंटू Kb इंटू M। I MgSO4 Mg प्लस 2 SO4 2 माइनस, दो पार्टिकल, I की वैल्यू 2 आ गई। फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा Tb इक्वल टू I इंटू Kb इंटू मोलालिटी। W2 या WA जो W2 या WB ये सॉल्यूट का मास होता है, M जो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट होता है इंटू 1000। अब यहाँ पे जो है डेल्टा Tb इक्वल टू I इंटू Kb इंटू मोलालिटी। I की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रखा, Kb 0.52 है, मास ऑफ सॉलिड 4 ग्राम है इंटू 1000, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 120 है और सॉल्वेंट का मास 100 है। फॉर्मूले में रखा तो यहाँ पे डेल्टा Tb आ गया 0.346, ये डेल्टा Tb आ गया। अब पूछा है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, तो जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है उसमें एलिवेशन ऐड कर देंगे। सॉल्वेंट का 373 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन प्लस 0.346 तो 373.46। अगर यहाँ पे कोई लिखता 100 प्लस 0.346 वो भी आंसर सही है, 100.46 वो भी सही है, या 373.46 केल्विन ये भी आंसर सही। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 373.46। आओ अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 और आगे हम लोग 2015 पे मतलब न्यूमेरिकल सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब थ्योरेटिकल पे आएंगे। तो न्यूमेरिकल क्या है? A solution is prepared by dissolving 10 gram of non-volatile solute in 200 gram of water. It has a vapor pressure 31.84 mm Hg. Calculate the molar mass of the solute. ये वेपर प्रेशर किसका दिया है? A solution is prepared by, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है 31.84 और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ दिया है, कितना दिया है? 32 mm Hg। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लगा दो बस। फॉर्मूला क्या लगाना है? ये पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ, एक एक चीज समझ लेते हैं। ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और पी है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। डब्ल्यू एस क्या है? डब्ल्यू एस है मास ऑफ, यहाँ एस लिखा है सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। एम एस है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यहाँ से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला यही होता है। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो 32 ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, कहाँ दिया है? ये दिया है। 31.84 सॉल्यूशन का है, ये दिया है, अपॉन पी नॉट है मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 32 इक्वल टू, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे हो गया थोड़ा सा ये
प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं इसको हटा के इधर लिख दे रहा हूं। देखो इसमें जो है बच्चों 32 माइनस 31.84 अपॉन 32 और यहाँ पे आ जाएगा मोलर। देखो WS मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 10 ग्राम, ठीक, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पानी है तो 18 मोलर मास होता है, और मास ऑफ तुम्हारा सॉल्यूट कितना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना ही है, MS तुम्हारा निकालना है। और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है प्यारे बच्चों, देखो सॉल्वेंट का मास कितना दिया है, सॉल्वेंट का मास 200 दिया है क्वेश्चन में। देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर सॉल्वेंट है तो यहाँ 200 ग्राम रख दो। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ से सॉल्व होके जो तुम्हारा MS है वो 180 आ जाएगा, तो 180 ग्राम पर मोल ये है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया, ये 2 से 9 हो गया, ये 2 से 10 हो गया, और यहाँ से 31.84 है तो 0.16 अपॉन 32 इक्वल टू 9/10 MS, यहाँ से MS 180 आ जाएगा। यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखो तुम कहोगे सर सॉल्व नहीं कर रहे हो, कर दे रहे हैं। MS क्या हो गया 9 × 32 अपॉन 0.16 × 10, तो ये आ गया बच्चों 9 × 32 अपॉन 1.6, यहाँ से पॉइंट हटाओ, ये 1.6 है तो इसको 9 × 32 अपॉन 16 और इंटू 10 लिख सकते हैं, 16 से 2 टाइम, ये 180 आ गया, 180 ग्राम पर मोल। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो न्यूमेरिकल सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आओ अब थ्योरेटिकल सेक्शन पे चलते हैं। तो आइए अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बैंड बजाते हैं और एक एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं बहुत आसान से लैंग्वेज में, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे एग्जाम में, इनके आंसर तो रट लेना, समझ लेना, जो भी करना हो, लेकिन पेपर में लिख करके आना। आओ देखते हैं कि क्वेश्चन। सबसे पहला थ्योरेटिकल में क्वेश्चन नंबर 1 जो 2025 में आया, 2025 में 2 मार्क्स में। क्वेश्चन क्या है, मतलब इसी साल आया। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, कुकिंग इज फास्टर इन अ प्रेशर कुकर देन इन ओपन पैन। पहला पार्ट है कि जब प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो वो ज्यादा फास्ट कुकिंग करता है, ज्यादा जल्दी खाना पकाता है एज कंपेयर टू अगर आप ओपन बर्तन में, मतलब जो क्लोज कंटेनर नहीं हो, ओपन कंटेनर में जैसे भगोने में चावल बनाओ तो उसमें ज्यादा समय लगेगा, कुकर में कम समय लगता है, ऐसा क्यों है? तो आओ इसको समझते हैं। In a pressure cooker, cooking is faster because the boiling point of water increases on increase in pressure, which allowed the food cook at higher temperature in a short time period. प्रेशर कुकर में ढक्कन बंद होने से प्रेशर ज्यादा होता है और प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रेशर अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से जल्दी खाना बन जाएगा, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से। ये रीजन है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ऑन मिक्सिंग लिक्विड X एंड लिक्विड Y वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेज, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ इज शोन बाय रिजल्टिंग सॉल्यूशन, व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग। दो लिक्विड को मिक्स किया और इसमें कहा गया कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो कौन से टाइप का डेविएशन शो करेगा। और दूसरा सवाल इसी में पूछा है, व्हाट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में किस तरीके का चेंज आएगा। आओ देखते हैं इसको। देखो सेकंड पार्ट कह रहा है कि ऑन मिक्सिंग लिक्विड X एंड Y वॉल्यूम डिक्रीजेज मींस अट्रैक्शन ऑफ फोर्स X एंड Y इंक्रीजेज। वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब है नेगेटिव डेविएशन होगा, समझ लो। डेल्टा V लेस देन 0 मतलब नेगेटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होता है। मतलब पहले जो सॉल्यूट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे ज्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। वेपर प्रेशर ऑफ XY रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज लेस देन एज कंपेयर टू इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ X एंड Y। X और Y के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा।
Hence resulting solution show negative deviation। अब इतना ना भी जानो तब एक चीज ध्यान रखना कि डेल्टा V लेस देन 0 अगर है तो नेगेटिव डेविएशन होगा, और डेल्टा V जहां लेस देन 0 है, जहां वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, वहां डेल्टा H भी लेस देन 0 होगा, मतलब डेल्टा H नेगेटिव होगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। कॉजिंग अ टेम्परेचर इंक्रीजेज आफ्टर मिक्सिंग, मतलब हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक मतलब एक्स और वाई को मिलाया एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे दो लिक्विड को मिलाया और अगर वहां से रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है तो सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा। तो डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, तो दो चीज ध्यान रखना है, डेल्टा वी लेस देन 0, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, नेगेटिव डेविएशन है, और डेल्टा एच नेगेटिव होगा, मतलब हीट रिलीज हो रही है, सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये नोट कर लेना आप। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? At same temperature, CO2 gas is more soluble in water than O2 gas. Which one of them will have higher value of KH and Y? कह रहा है कि एक ही टेम्परेचर पे CO2 गैस पानी के अंदर ज्यादा सॉल्युबल है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तुम्हें बताना है कि किसकी वैल्यू, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू, KH की वैल्यू ज्यादा होगी और क्यों। तो सबसे पहले ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को भी देखेंगे। सबसे पहले पहले पार्ट का आंसर देखते हैं। O2 गैस हैज हायर KH वैल्यू बिकॉज हायर KH मींस लोअर सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे समझना, जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो KH जो कम सॉल्युबल है उसका KH ज्यादा होगा। ऑक्सीजन अगर कम सॉल्युबल है तो ऑक्सीजन का KH क्या होगा? ज्यादा होगा, बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट KH। तो सेकंड पार्ट को समझते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? हाउ डज द साइज ऑफ ब्लड सेल चेंजेज व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम। देखो, एक नमक और पानी का घोल है, यहाँ पे NaCl सॉल्यूशन है। NaCl सॉल्यूशन मतलब नमक पानी का घोल, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.9% मास बाय वॉल्यूम, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 0.9 ग्राम क्या होगा? नमक होगा। और इसके अंदर एक रेड ब्लड सेल को हम डाल रहे हैं ऐसा। तो रेड ब्लड सेल का जो अंदर का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 0.7 होता है, और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.9। ध्यान सुनना, अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पे हो गया हाई कॉन्सेंट्रेशन, अंदर है लो कॉन्सेंट्रेशन। और ऑस्मोसिस क्या होता है? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होना, मतलब पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, पानी बाहर जाएगा, मतलब रेड ब्लड सेल क्या होगा? जो ब्लड सेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, और पानी बाहर निकलेगा तो क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे ब्लड सेल गेट श्रिंक ड्यू टू ऑस्मोसिस। ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस होगा और पानी अंदर से बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन फ्लो करेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ शोन बाय अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन गिव रीजन। इथेनॉल और एसीटोन किस टाइप का डेविएशन शो करेगा और क्यों करेगा, ये भी तुम्हें बताना है। तो देखो समझते हैं प्यारे बच्चों। देखो, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन शो पॉजिटिव डेविएशन। अल्कोहल देखना मतलब समझ जाना पॉजिटिव डेविएशन होगा। अब क्यों होगा इसको समझते हैं, ध्यान से सुनो। इन प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा अल्कोहल के अंदर बच्चों। अल्कोहल के अंदर जैसे एक अल्कोहल है और दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल है, ध्यान से सुनो। तो इसका जो O है और H है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बीच में फंस गया, तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐड होगा। अब इसमें ऐड कर रहे हैं एसीटोन। ऑन एडिंग एसीटोन मॉलिक्यूल गेट बिटवीन द होस्ट मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें एसीटोन जब आएगा तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा और कमजोर करेगा। ड्यू टू वेकनिंग ऑफ इंटरेक्शन द सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अट्रैक्शन कमजोर होना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होना, ये पॉजिटिव डेविएशन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना, ये नेगेटिव डेविएशन है।
तो क्योंकि एसीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड जो पहले से मजबूत बॉन्ड था उसके बीच में आ जाएगा, कुछ बॉन्ड को तोड़ेगा और कुछ बॉन्ड को या ज्यादातर बॉन्ड को कमजोर कर देगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अगर कम हो रहा है तो कौन सा डेविएशन होगा? पॉजिटिव डेविएशन होगा। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है। नेगेटिव में सब कुछ कम होगा 0 से, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होने से जो हमारा डेविएशन है वो कौन सा है? पॉजिटिव डेविएशन है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। 2023 के बाद आते हैं 2022 पे। 2022 पे पूछा गया व्हाट इज मेंट बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आपको मैं समझाता हूं। देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, पहले तो ये समझ लो कि ऑस्मोसिस क्या है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे मान लो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है SPM, और यहाँ पे क्या रखे हैं प्यारे बच्चों? यहाँ पे है मान लो एक सॉल्यूशन यहाँ पे है, एक सॉल्यूशन यहाँ पे है, और यहाँ पे मान लो लो कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन। लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब जो कुछ ही सिलेक्टेड चीजों को पास करे, जैसे हमारा स्किन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ से पसीना अपने आप निकल सकता है लेकिन ब्लड नहीं निकल सकता। तो कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल जो छोटे पार्टिकल है उनको पास करने वाला जो मेम्ब्रेन है उसी को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ से पानी का फ्लो, सॉल्वेंट का फ्लो होगा। यहाँ लिक्विड का हाइट बढ़ जाएगा और हाइट बढ़ने से प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि पी क्या होता है? एच रो जी। रो लिक्विड की डेंसिटी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच जो ये हाइट डेवलप हो रहा है, ये एच हाइट है। अब ध्यान से सुनना, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हुआ इसको कंट्रोल करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर इतना ही प्रेशर हम बाहर से लगा दे तो ऑस्मोसिस का प्रेशर, जितना प्रेशर डेवलप हुआ है उतना ही प्रेशर अगर बाहर से लगा दे तो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इट इज टोटल एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। बाहर से जो प्रेशर लगा दे ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, वही ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई। अब अभी मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर जितना बढ़ा था उतना लगा दिया, ऑस्मोसिस रुक गया। इसके बाद भी अगर तुम प्रेशर और बढ़ाओगे तो उल्टा होने लगेगा, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट का फ्लो होने लगेगा। यही रिवर्स ऑस्मोसिस है। आरओ का पानी पीते हो तो गंदा पानी में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, साफ पानी में कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ज्यादा प्रेशर की वजह से जो पानी है हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से कम कॉन्सेंट्रेशन वाले में आता है, और इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? सिंपली आप समझना, व्हेन वी अप्लाई एक्स्ट्रा प्रेशर देन solvent particle flow from high concentration to low concentration is called reverse osmosis। ऑस्मोसिस का उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ पे डायग्राम बना है उसी चीज को समझा रहा है कि अगर ऑस्मोटिक फ्लो होगा तो ये लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पानी जाएगा, और अगर रिवर्स ऑस्मोसिस होगा तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लो टू हाई ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो लो टू हाई ऑस्मोसिस, और सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो हाई टू लो रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? स्टेट द हेनरीज लॉ एंड मेंशन इट्स टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। हेनरी लॉ क्या है? हेनरी लॉ सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को समझाता है। समझते हैं। हेनरी लॉ states that the mass of gas dissolved in a volume of the liquid at constant temperature depend on pressure applied। देखो किसी भी गैस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो उसकी सॉलिबिलिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक प्रेशर पे एक टेम्परेचर पे। यही हेनरी लॉ में पढ़ते हैं। कोल्ड ड्रिंक से समझना, कोल्ड ड्रिंक में अगर ढक्कन बंद करो तो गैस बबल्स कम दिखेंगे, ढक्कन खोलते ही बबल ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि जब ढक्कन बंद था तो उसमें प्रेशर ज्यादा था, और हाई प्रेशर पे गैस ज्यादा सॉल्युबल होता है, घुल जाता है लिक्विड में। तो यहाँ पे समझते हैं टू इंक्रीज सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 सोडा वाटर एप्लीकेशन। देखो एक तो हेनरी लॉ ये हो गया कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये हो गया हेनरी लॉ का स्टेटमेंट। एप्लीकेशन पहला है टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स द बोतल सील्ड अंडर हाई प्रेशर। मतलब कोल्ड ड्रिंक को हाई प्रेशर पे पैक इसीलिए किया जाता है कि गैस पानी के अंदर सॉल्युबल हो, ये पहला एप्लीकेशन है। दूसरा
At high altitude, low blood oxygen causes climber to become weak and make them unable to think clearly, which symptoms of a condition known as anoxia. जो लोग ऊंचाई पे जो पर्वत आरोही होते हैं या जो लोग हाइट पे पहाड़ों पे जाते हैं, उसमें क्या होता है कि पहाड़ों पे प्रेशर कम होने की वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और ब्लड में अगर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है तो क्या होता है, क्योंकि प्रेशर कम होगा तो हेनरी लॉ के हिसाब से लिक्विड ब्लड एक लिक्विड है, तो उसमें ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आदमी क्लियरली सोच नहीं पाता है, और इस बीमारी को क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। तो आओ, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बेहद आसान सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल अपना है क्वेश्चन नंबर 6, और ये 2020 में पूछा गया। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन। ये भी 2 मार्क्स का सवाल था, 2 नंबर का। स्टेट रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट, राइट टू कैरेक्टर ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन। रॉल्स लॉ को डिफाइन करना है, बेहद सिंपल है। रॉल्स लॉ क्या कहता है कि दो लिक्विड का सॉल्यूशन है तो उनका वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मोल फ्रैक्शन के। बस सिंपल यही है रॉल्स लॉ। इट स्टेट दैट द सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड मतलब ऐसा लिक्विड जो अपने आप इवापोरेट हो, वोलेटाइल का मतलब जो अपने आप वेपराइज हो। इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मैथमेटिकली ये इसको ऐसे लिखेंगे। देखो क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है A प्लस बी, और मान लो A का वेपर प्रेशर जो है तुम्हारा PA है, तो PS जो सॉल्यूशन है वो होगा PA प्लस PB। और इसको मैं समझा दूं तो PS है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, PA है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन सॉल्यूशन, और PB है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PS इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो पी नॉट ए एक्स ए, पी ए को हम लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए, बिकॉज पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। और पी नॉट ए क्या है, देखो पी ए क्या है, ए का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर। देखो वेपर प्रेशर होता क्या, पहले तो ये समझ लो। जैसे एक लिक्विड है और लिक्विड के वेपर जो बनते हैं और वो वेपर इसके सरफेस पे जो प्रेशर लगाता है उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। और मान लो दो लिक्विड को मिक्स किया, जैसे पानी और अल्कोहल को मिला दिया, तो अल्कोहल और पानी को मिलाया तो वेपर जब बनेंगे तो पानी का भी बनेगा और अल्कोहल का वेपर भी बनेगा, दोनों का वेपर बनेगा। तो दोनों का वेपर जो है उसके सरफेस पे प्रेशर लगाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर जो अल्कोहल और पानी का अलग अलग प्रेशर होगा वो PaPb है। और जब अल्कोहल पानी अलग अलग रखे होंगे तब भी तो उनका वेपर बन रहा होगा, उस समय भी वेपर प्रेशर आएगा। तो उस समय जो वेपर प्रेशर आता है वो P नॉट A P नॉट B है, वो प्योर स्टेट में। ए अगर अल्कोहल को मानते हो P नॉट A, B अगर पानी को मानते हो P नॉट B। तो P नॉट A P नॉट B ये प्योर स्टेट में जब अलग अलग थे, और PaPb क्या है, जब सॉल्यूशन में थे। तो यहाँ पे PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, PA हो गया P नॉट A एक्स है, PB हो गया P नॉट B एक्स बी, और हमारा PS आ गया क्या, P नॉट A एक्स है प्लस P नॉट B एक्स बी। ये मैथमेटिकल फॉर्म है रॉल्स लॉ का। आई होप आपको समझ में आया होगा। और रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट तो बस यही है कि partial vapor pressure of any component in a solution is directly proportional to their mole fraction। ये स्टेटमेंट है और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दोनों ही लिखना था क्वेश्चन में। आओ अगले सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल अपना क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 7, और ये 2019 का सवाल है। 2019 का सवाल है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड by a solution of acetone and chloroform, justify on the basis of strength of intermolecular interaction that develop in the solution। देखो बच्चों क्या है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्या होता है पहले ये समझ लो। जैसे मान लो अभी तुम कोई दो कंपाउंड, जैसे मैंने बताया अल्कोहल और पानी को मिलाया, मान लो 10 ml अल्कोहल है और 20 ml पानी है, इसको हमने मिला दिया। और जब इसको वेपराइज करे तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वेपर होगा उसमें भी 10 ml अल्कोहल और 20 ml पानी हो जाए। तो ऐसा टेम्परेचर जहां पे लिक्विड और वेपर फेज में कॉम्पोजिशन सेम हो जाए, जो कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज में वही कॉम्पोजिशन अगर वेपर फेज में हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। अब समझते हैं
कि इसमें बोला है कि एजियोट्रॉपिक दो टाइप के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब दोनों कंपोनेंट के नीचे के टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बॉयल हो, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा पे बॉयल हो। तो कह रहा है कि इसमें एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया तो ये कौन से टाइप का एजियोट्रॉप बनेगा, मिनिमम बॉइलिंग बनेगा कि मैक्सिमम बॉइलिंग बनेगा, और क्यों बनेगा ये बताना है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे समझते हैं। मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसका मतलब ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा, मतलब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा के टेम्परेचर पे मिक्सचर बॉयल होगा। In pure state, acetone has dipole-dipole attraction, whereas CaCl3 has van der Waals attraction. When two are mixed, form a hydrogen bond with each other. This increase the force of solution. देखो क्या है, एसीटोन के अंदर कौन सा होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एक सेकंड के लिए आपको मैं समझा देता हूं कि क्या होता है प्यारे बच्चों। देखो ये एसीटोन है, क्या है, ये है हमारा एसीटोन, और एसीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मतलब पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पार्शियल नेगेटिव। दूसरा मॉलिक्यूल एसीटोन लोगे तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, तो दो डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं। और जो क्लोरोफॉर्म है इसमें सबसे कमजोर फोर्स होता है वेंडरवाल फोर्स। जब दोनों को मिलाते हैं तो एक अलग ही फोर्स बन जाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करने लगता है, और दोनों को मिलाने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना जो वेंडरवाल और क्लोरोफॉर्म से दोनों से ज्यादा मजबूत फोर्स है। तो मिलाने पे बॉन्ड इतना मजबूत हो गया, जो पहले दोनों अलग अलग थे तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट कम थी, लेकिन जब दोनों एक हुए तो एक नया फोर्स जनरेट हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड, और जिसकी वजह से इनकी फोर्स बॉन्डिंग मजबूत हुई तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से ज्यादा के टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बॉयल होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, 2019 का 2 मार्क्स का सवाल था। आओ अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और ये 2018 का सवाल है। Why is a mixture of carbon disulfide and acetone show positive deviation from Raoult's law? What type of azeotrope is formed by this mixture? देखो कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन जो है पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, मतलब रॉल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और ये किस टाइप का एजियोट्रॉप मिक्सचर बनाएगा। अब इसमें पूछा गया है कि ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है, ये भी बताना है। दूसरा, इसमें किस टाइप का एजियोट्रॉप बनेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग या मिनिमम बॉइलिंग। आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले, a mixture of carbon disulfide and acetone show positive deviation. This is because intermolecular force of attraction between carbon disulfide and acetone are weaker than between pure components. मतलब जब कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन अलग अलग होंगे तो कार्बन डाइसल्फाइड का एक मॉलिक्यूल और कार्बन डाइसल्फाइड का ही दूसरे मॉलिक्यूल का जो अपना फोर्स होगा, प्लस जो दूसरा कंपोनेंट है अपना कौन सा है, एसीटोन, एसीटोन एसीटोन के बीच में जो फोर्स होगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा समझना बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा समझना। देखो CH2 है, CH2 और CH2 के बीच में अट्रैक्शन होगा। यहाँ एसीटोन और दूसरा एसीटोन के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये अट्रैक्शन मान लो कुछ है x और ये है y जूल एनर्जी है मान। और जब इन दोनों को मिला दोगे तो CH2 कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन के बीच में नया अट्रैक्शन डेवलप होगा। और ये अट्रैक्शन ध्यान से समझना, ये जो अट्रैक्शन है कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो पहले से क्या होगा, पहले से अट्रैक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा। ध्यान से समझना, पहले से अट्रैक्शन कम होगा। क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड है वीकर देन, मतलब x और y से ये वैल्यू लेस आएगी, कम आएगी। पहले जो है ज्यादा अट्रैक्शन था, अब अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड एंड स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो जो सॉल्यूशन है वो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे बॉयल होगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा पे होगा। तो अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज हो रही है मतलब सॉल्यूशन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम पे बॉयल होगा, और ये कैसा मिक्सचर होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं
क्या आपको बता रहा हूं। तो यहां तक क्लियर है। अब आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9, ये 2017 का सवाल है। डिफाइन द फॉलोइंग। सबसे पहला है आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा है मोलरिटी। एक एक करके समझ लेते हैं। देखो आइडियल सॉल्यूशन और मोलरिटी क्या है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है प्यारे बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है विच फॉलो रॉल्स लॉ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सही तरीके से, थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन जो होता है उसमें द सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। और दूसरा पॉइंट मतलब इसी में रॉल्स लॉ को जो फॉलो करता है वो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये होगा। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिस्टर्ब नहीं होगा। जितना दोनों कंपोनेंट का होगा उतना ही सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डू नॉट गेट डिस्टर्ब नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? डेल्टा एच चेंज इन हीट जीरो होगा, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। ये आइडियल सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक है। अब मोलरिटी की बात कर लेते हैं। तो मोलरिटी क्या होता है? इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। और यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों? मोल पर लीटर या कैपिटल एम। ये मोलरिटी है और आइडियल सॉल्यूशन है, ये लिखना था। फॉर्मूला चाहे तो तुम लिख सकते हो कि डब्ल्यू बी इन 2000 अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम। डब्ल्यू बी होता है मास ऑफ सॉल्यूट और एम बी होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। 2017 में 2 मार्क्स के सवाल पूछे गए थे इससे। आओ अच्छा, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ आप चाहो तो बना सकते हो। इधर मोल फ्रैक्शन ए का मैक्सिमम है, इधर 0 है, 0 से 1 के बीच में ही मोल फ्रैक्शन होता है। इधर मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है तो ए का कर्व भी ऊपर से नीचे आएगा। इधर बी का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो बी का कर्व भी नीचे आएगा और दोनों के एंड पॉइंट को मिला देंगे तो सॉल्यूशन का ग्राफ आ जाएगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 और ये 2016 का सवाल है। इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किस टाइप का डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन? तो पहली बात समझ लो कि अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है मतलब दोनों कंपोनेंट से ज्यादा टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बॉयल हो रहा है, मतलब सॉल्यूशन के बनने में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हुआ होगा? इंक्रीज हुआ होगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर इंक्रीज होता है तो नेगेटिव डेविएशन होता है। कौन सा डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। अगर हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे इन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मैक्सिमम बॉइलिंग है मतलब दोनों के कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? बड़ा है। इन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीजेज एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर इंक्रीज हो रहा है एंड हेंस ड्यू टू इंक्रीज इन intermolecular force solution will show negative deviation from Raoult's law। मतलब ये हुआ बेटा कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ा है
तो कौन सा डेविएशन होगा? नेगेटिव डेविएशन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता तो कौन सा? पॉजिटिव डेविएशन। तो ये सॉल्यूशन कौन सा डेविएशन शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन। आप चाहो तो यहाँ से नोट कर सकते हो कि कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। डिटेल में आंसर है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11, और ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। Why does the solution containing 2015 में आया, Why does the solution containing non-volatile solute have higher boiling point than the pure solvent? Why is elevation in boiling point is colligative property? दो पार्ट पूछा गया है। पहला पार्ट कह रहा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर किसी भी सॉल्वेंट में है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों जाता है? तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि जैसे ही कोई सॉल्यूट को, जैसे चीनी को पानी में मिला, पानी अकेले है तो उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही तुमने नमक मिला दिया है, चीनी, कोई भी सॉल्यूट मिला दिया है नॉन वोलेटाइल, जो अपने आप वेपराइज ना हो, उसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोलते हैं। तो ऐसा कोई नॉन वोलेटाइल यूरिया, नमक, चीनी कुछ भी मिला दिया तो क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर के कम होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो आओ आंसर समझते हैं। पहला क्या? सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन प्योर सॉल्वेंट एज द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा इसको भी समझ लो। कैसे डिक्रीज होगा इसको भी समझ लो। देखो क्या है, जैसे केवल पानी रखा है, मान लो ये केवल पानी है, तो इसमें ज्यादा वेपर बनेंगे तो ये ज्यादा प्रेशर लगाएगा। लेकिन मान लो यहाँ पे पानी के साथ साथ पानी और चीनी मिला दिया, H2O प्लस शुगर, तो अब क्या है, शुगर के जो पार्टिकल होंगे वो कम पानी को बाहर निकलने देंगे, कुछ को घेर लेंगे, तो अब कम वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम आएगा। वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट का आंसर देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन रेशियो ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स दैट इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस विद चेंज इन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और concentration, hence the elevation in boiling point is colligative property। देखो colligative property होता क्या है? ऐसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे। मोलालिटी या कॉन्सेंट्रेशन में मोल आएगा, अगर सॉल्यूट का पार्टिकल बदलता है उससे जो प्रॉपर्टी चेंज होता है उसी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी, अगर पार्टिकल बदलेगा और उससे मोलालिटी में भी इंपैक्ट आएगा, नंबर ऑफ मोल चेंज होगा तो मोलालिटी बदलेगा। तो आई या मोलालिटी किसी के रेस्पेक्ट में भी देखो तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, और अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बदलेगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बदलेगा। इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से इस लेक्चर को एंजॉय किए होंगे, और आपने ये नोटिस किया होगा कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन एमसीक्यू आता है बोर्ड के अंदर, सीबीएसई के अंदर 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है और एक 2 मार्क्स का थ्योरी आता है। तो टोटल 6 मार्क्स कंफर्म है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो 6 मार्क्स बोर्ड में कहीं नहीं जाने वाले। आओ अंत में आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करो, इसके लिए कुछ यहाँ मोटिवेशन लाइन लिखा है। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष कर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है जिसका नाम है आत्मबल। बहुत कठिन समस्याएं हो, कठिन संघर्ष हो, उसमें सही व्यक्ति अपना व्यक्तित्व निखारता है, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करता है, अपना पुरुषार्थ दिखाता है, और कमजोर व्यक्ति टूट जाता है, बिखर जाता है। तो संघर्ष जब आए तो रोना नहीं, बस ये सोचना कि भगवान ने हमें बहुत कुछ सीखने को दिया है, और अगर एग्जाम के समय आपने आत्मबल का परिचय दिया, अपने कठिन संघर्ष का परिचय दिया, तो उम्मीद करते हैं आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा और एग्जाम में बहुत बेहतर स्कोर कर पाएंगे। जब कठिन परिस्थिति हो, अपने कठिन परिस्थिति में संयम अगर आपने रख लिया तो उस सिचुएशन से निकलने के बाद आपके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति का विकास होता है जिसको बोलते हैं आत्मबल। कोई भी पैसे से आप इसको खरीद नहीं सकते, ये एक सिचुएशन को फेस करके ही प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए रोमैटिक क्लासेस के साथ। धन्यवाद।